नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर होता है कोशिका। उसी का जो हम लोग जितना कोशिका में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आज हम लोग सारा क्वेश्चन जो है देख लेंगे और एक एक टॉपिक लेके आएंगे। जैसे आज कोशिका के लेकर आए तो अगला वीडियो कुछ और का आएगा, फिर कुछ और का आएगा। मतलब 17 से पहले आपका सारा टॉपिक जो है बायोलॉजी का यानी साइंस का सारा टॉपिक जो है ख़त्म करेंगे। तो आज हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और एक हम लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जी एग्ज़ाम पोर्टल का सेट करा दीजिए, तो आज हम सेट 3 नंबर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि क्रोमोसोम बना होता है। तो क्रोमोसोम याद रखिएगा कि यह डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है? तो क्रोमोसोम याद रखिएगा कि ये आपका डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है? तो ये आपका डीएनए से बना होता है। देखिए टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 में ये पूछा, यानी कि अभी जल्दी में ही, यानी कि 2018 यानी कि कितना 5 साल पहले पूछा है। तो हो सकता है कि फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे। तो क्रोमोसोम किससे बना होता है? तो डीएनए से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 2n+1 गुणसूत्र अवस्थित है, अवस्था कहलाती है। 2n+1 गुणसूत्र जो है अवस्था कहलाती है, तो ट्राइसोमिक अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ट्राइसोमिक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यह इनके द्वारा कहा गया है। कह रहा है कि पौधे और पशु जो हैं कोशिका के द्वारा निर्मित हैं, तो यह किनके द्वारा कहा गया? तो याद रखिए कि स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा जो कहा गया है कि पौधे और पशु जो हैं कोशिका से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक जो है अनुपस्थित होता है। तो डीएनए में कह रहा है कि कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है। तो इसमें याद रखें यूरेसिल आपका नहीं रहता है। क्या रहता है? यूरेसिल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कोशिका की खोज जो है आपको रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कोशिका की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो यह सटन के द्वारा दिया गया था। किस वैज्ञानिक ने वंशगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो यह सटन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव होता है। तो याद रखिएगा कि विषाणु जो होता है आपका एक अकोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आनुवंशिकी विज्ञान का मूल इकाई क्या है। तो आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई इसमें पूछ रहा है, तो हो जाएगा आपका जीन। क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा आनुवंशिकी विज्ञान का मूल इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो पादप कोशिका में कह रहा है कि विभाजन की क्षमता होती है, तो शीर्षोविभाज्योतक में होता है। किसमें होता है? शीर्षोविभाज्योतक में जो होता है पादप कोशिका में कह रहा है कि किसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो शीर्षोविभाज्योतक में जो है विभाजन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है रिक्तिका। क्या हो सकता है? रिक्तिका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर में कह रहा है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में याद रखिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण जो होता है आपको राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपको राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन कर रहा है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो आप याद रखिएगा जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है। तो यह होता है जीवाणुओं में होता है। वास्तविक केंद्र जो है आपका जीवाणुओं में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है आपको नील और तथा रस्का ने किया था। नॉल और इसका जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था। नेक्स्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक जो हैं अपना योगदान देते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण में कह रहा है कि कौन से घटक जो अपना योगदान देते हैं। तो इसमें होता है न्यूक्लियस, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक जो और झिल्ली जो है आपको प्रोटीन संश्लेषण में योगदान देते हैं। कौन सा? न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे दिया 16 नंबर में। 16 में हम लोग का कह रहा है कि यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका
से बिना विभाजन के बनता है तो उसे उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन करा कि यदि कोई युग्मक जो है किसी दैहिक कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एपोस्पोरी प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोस्पोरी प्रक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग जो है वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। तो ये आपको हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका में कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। तो आपको हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि किसको कोशिका की शक्ति गृह कहा जाता है। तो शक्ति गृह याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि कोशिका में जैविक क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो यह आपको एटीपी से किया जाता है। किससे किया जाता है? एटीपी से। कोशिका में जैविक क्रिया किस ऊर्जा से प्राप्त की जाती है? तो एटीपी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका निम्न में से कौन सी जो है पाचन थैली कहलाती है। कोशिका जो है निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो यह आपको लाइसोसोम कहलाती है। पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम। अगला है कि निम्न में से लिंग गुणसूत्रों के कौन सा संयोजन से परिणाम जो है नर संतति होता है। तो XY से होता है। किससे होता है? XY से आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसमें याद रखेगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है आपको प्रकाश संश्लेषण होता है। ये क्वेश्चन बहुत लोग को हो सकता है कहेंगे कि सर ये बहुत लो क्वेश्चन है। लो क्वेश्चन नहीं है, आप ऐसा क्वेश्चन जो आप गलत करके एग्जाम में आते हैं जिससे आपका ना रिजल्ट बनता है और ना ही मेरिट बनता है। तो जो हम कंटेंट दे रहे हैं आपका 100% फंसने की इसी में से चांस है। कोशिका का एक भी सवाल आपको नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो को देखने से आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन, वो भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अगला इसमें कह रहा है कि बायोप्सी क्या है। तो बायोप्सी आप याद रखिएगा कि जीवित शरीर से कटे ऊतकों की जांच जो होती है उसी को हम लोग बायोप्सी कहते हैं। जीवित शरीर से काटे ऊतकों की जांच को हम लोग बायोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। तो ये आपको होता है राइबोसोम। राइबोसोम्स जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। नेक्स्ट है कि डीएनए एक अणु के न्यूक्लियोसाइटस में क्या होता है। तो डीएनए एक अणु के न्यूक्लियोसाइटस में जो आपका होता है ये आपको होता है नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल होता है। डीएनए अणु में न्यूक्लियोसाइड जो आपको होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है 25 में कि मानव कोशिका में होते हैं। तो मानव कोशिका में आप याद रखिएगा किसमें होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम होता है, या 23 जोड़ी भी कहेगा कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है कि समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। तो ये मेटाफेज में किया जाता है। किस में किया जाता है? मेटाफेज में किया जाता है। नेक्स्ट है कि जेली जैसे पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है वह जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। जेली जैसी पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है वह जीव द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम याद रखिए कि आरएनए होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वह आरएनए होते हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं। तो कोशिका का शक्ति गृह याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कि क्रेब्स चक्र समान होता है। क्रेब्स चक्र समान होता है। देखिए कनिष्क वैज्ञानिक सहायक में पूछा है 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रेब्स चक्र समान होता है तो याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंधन से जुड़े होते हैं। तो ये हाइड्रोजन बंध से आपका जुड़े होते हैं। डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? नाइट्रोजनी बंध से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है कि प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए जो है आरएनए की प्रचुरता होती है। तो ये होती है आरएनए की होती है। प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? तो आरएनए की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल प्रस्तुत किया था। कह रहा है कि वाटसन और क्रिक जो है डीएनए का मॉडल जो है कब प्रस्तुत किया था। तो 1953 ईस्वी में जो है वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि डीएनए से आरएनए का बनना
कहलाता है, तो यह ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए जब बनेगा तो उस क्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित में सम्मिलित होते हैं। तो ये आपको सम्मिलित होते हैं, एक ऑप्शन इधर भी दिया है ना जी, 36 के देखिए, एक ऑप्शन देखिए दिए, आपका होता है डीएनए, आरएनए और हिस्टोन होता है। कह रहा है कि गुणसूत्र की संरचना में सम्मिलित होते हैं, तो डीएनए, आरएनए और हिस्टोन जो है आपका सम्मिलित होते हैं किसमें? गुणसूत्र की संरचना में। 37 नंबर क्वेश्चन का है, जितने आप लोग रिवीजन कीजिएगा उतने आपको सही रहेगा। अब जो है किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब है कि जितना हो सके आप सेट प्रैक्टिस से या जो हम शॉर्ट नोट्स डाल रहे हैं उससे आप जितना भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मेंस का भी पेपर यहीं पे हम बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे और एक नए नए सेट लेकर आएंगे। 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो 64 कोशिका के निर्माण में कह रहा है कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो ये होता है आपका 32। नेक्स्ट है कि आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजनिक क्षारक क्या होता है? तो यह होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल जो होता है आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजनिक क्षारक होता है आपका यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट विभाजित होता है और एक प्याला भरने में 1 घंटा लगता है, तो आधा प्याला भरने में उसे कितना समय का लगेगा? तो ये याद रखिएगा 59 मिनट का समय लगेगा, आधा। नेक्स्ट है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताइए। तो ये आपको दिया गया प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म को दिया गया नाम है प्रोटिस्टा। ये देखिए 2017 में पूछा गया है एमपी पुलिस में, तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, जो एक एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, तो आपके लिए कितना ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला इसमें देखिए कि किस कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं। ये देखिए कब पूछा है? कांस्टेबल एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस कोशिकांग जो है अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? किस कोशिका का कौन सा कोशिकांग जो है अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो ये आपको करता है लाइसोसोम में यह मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 42 नंबर हो गया। क्वेश्चन कर रहा है कि खाली स्थान कोशिका आंतरिक परत है जो डिंब अवस्था अवधि के दौरान विकसित होती है। तो ये आपको होती है ब्लास्टोसिस्ट में। किस में होती है? ब्लास्टोसिस्ट में होती है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकीय पूर्णसत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ये आपको हैबरलैंड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हैबरलैंड हो जाएंगे। कोशिकीय पूर्णसत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैबरलैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि डिंब के बाह्य चर्म परत से बनता है। ये देखिए महिला पर्यवेक्षण आंगनबाड़ी में पूछा हुआ है। डिंब के बाह्य चर्म परत से बनता है, तो नाड़ी संस्था बनता है। क्या बनता है? नाड़ी संस्थान बनता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो आप याद रखिए राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण और पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्लाज्मिडियम उपस्थित होते हैं। तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं आपको उपस्थित होते हैं किस में? बैक्टीरिया में स्थित होते हैं प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कोशिकाओं का कौन सा भाग जो है पशु कोशिका में नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति जो है आपको पशु कोशिका में नहीं होता, बल्कि ये पादप कोशिका में होता है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है 49 नंबर। देखिए अभी इसमें टेट के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया जो कोशिका से है, आपको एक भी कोशिका से सवाल आपको नहीं छूटेगा। अगर ये पूरा वीडियो आप लोग बढ़िया से देख लेते हैं, 1-2 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो कोशिका से जितने भी क्वेश्चन आएगा आपको कुछ छूटने वाला नहीं है। ये मेरा 100% विश्वास है अपने आप को, चाहे विश्वास कीजिए चाहे घमंड कहिए, ठीक है। 100% हमको बिलीव है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन कोशिका से फंसना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कोशिका के निम्नलिखित में से किसका अनुकाय जो है दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? तो लाइसोसोम में आपको दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है, अनुपस्थित होता है। क्या कर रहा है? अनुपस्थित होती है, तो लाइसोसोम में दोहरी झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक
किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक नमक और चीनी जो होते हैं, अधिक चीनी और नमक जो होते हैं सूक्ष्म जीवों कोशिका के द्रव्य संकुचन करते हैं। अधिक चीनी और नमक जो होते हैं सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं के द्रवों का संकुचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, ठीक है, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एटीपी से, उसका संबंध कह रहा है कि राइबोसोम से किससे है, तो आपको हो जाएगा प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एटीपी से, तो राइबोसोम का संबंध आपको हो जाएगा प्रोटीन से। नेक्स्ट है कि बायोप्सी संबंधित है। देखिए एक बार आप पहले भी दिया था, वो अभी भी दे दिया, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं। आप खुद परीक्षार्थी हैं तो आपको मालूम होगा कि बायोप्सी जो है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंधित है आपको बायोप्सी। नेक्स्ट है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट है 5 नंबर से आगे आप लोग देखिए। अब देखिए रेलवे के एग्जाम में, अब खुद आप सोचिए कि कोशिका से रेलवे के एग्जाम में ग्रुप डी में चाहे एस में कितना हार्ड क्वेश्चन पूछता है। जितना रेलवे में आपका साइंस हार्ड पूछता है वो किसी भी एग्जाम में हार्ड नहीं पूछता है। तो सोच लीजिए यहाँ कोशिका का क्वेश्चन कैसा कैसा होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इससे एक सवाल भी आपका नहीं छूटने वाला है। कोशिका से जो भी सवाल आएगा आपको नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। सोच लिए पहले ही क्वेश्चन आपका हार्ड मिल गया। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। दूसरा है कि कोशिका प्रकार्यात्मक यानी कि फंक्शनल क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो ये आपको केंद्रक करता है। कौन करता है, केंद्रक करता है। नेक्स्ट है कि जीन परिवर्तन किस में होता है, तो जीन परिवर्तन याद रखिए कि सिर्फ डीएनए में होता है। किस में होता है, सिर्फ डीएनए में आपका जीन परिवर्तन होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो लाइसोसोम याद रखिएगा कि आप सिर्फ पशु कोशिका में ही लगाइएगा कि लाइसोसोम जो है सिर्फ पशु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली जो है आपको लाइसोसोम को कहा जाता है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, तो यह कोशिका भित्ति की उपस्थिति से स्पष्ट होता है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किससे, कोशिका भित्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग का कोशिका जो है मास्टर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो ये आपको नाभिक को कहा जाता है कोशिका का कोशिकीय मास्टर। अगला है कि कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कोशिका का है कोशिका के 4 अवयवों में से कोशिका को पहचानना है जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो ये आपका हो जाता है लवक। लवक जो है सिर्फ पौधे की कोशिका में पाया जाता है, जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है। यही 4 अवयव यानी कि इसमें 4 ऑप्शन में से कह रहा था आपको। अगला है कि एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है, तो ये आप न्यूरॉन होता है। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है आपका न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो होता है प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगला है कि अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि कथन जो है आपका सत्य नहीं है। तो इसमें देखिए इसमें हो जाए कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, ये आपका गलत है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अब गलत हम लोग कहीं पूछ रहा था। अगला है कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह जो है प्लाज्मा झिल्ली होती है। एक कोशिका जो है साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वो होता है आपको प्लाज्मा झिल्ली होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, तो ये आपको राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना बोला जाता है किसको, राइबोसोम को। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कमेंट कीजिएगा आप, क्योंकि 3-4 बार रिपीट हो गया है हम लोग को इतना ही में 10 से 20 मिनट में 3-4 बार हो गया। निम्नलिखित में से कौन अरविंद खुराना को
किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है उनको अरविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई आपको हो जाता है कोशिका। क्या हो जाता है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका हो जाता है। नेक्स्ट है कि सजीव की क्या पहचान है? सजीवों की पहचान इसमें पूछ रहा है, तो श्वसन, प्रजनन और रक्त संचार जो है आपका सजीवों की पहचान है। 3 में से हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है कि किस कोशिकांग में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो रहा है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग पूछ रहा है, यानी कि कोशिका में मौजूद पूछ रहा है। तो इसमें आप देखिए, इसमें हो जाएगा आपको आंसर यहाँ पे दिया है नाभिक। क्या होता है? नाभिक होता है। क्वेश्चन करा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग आपका होता है नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे 18 नंबर। 18 नंबर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोग के लिए देखिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा भी तो अति होना चाहिए कि सर जी इतना मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? हमारे लिए। अगर इससे आपको अगर एक क्वेश्चन भी फंस जाता है तो सोचिए आपको हो सकता है कि उस क्वेश्चन से आपका मेरिट बन जाए। सही बोल रहे हैं ना, कि अगर एक क्वेश्चन भी फंस रहा है तो इससे लिए आप लोग क्या फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 1-2 ग्रुप में, चाहे टेलीग्राम का ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सअप का ग्रुप हो, चाहे फेसबुक का ग्रुप हो, किसी ग्रुप पे आप लोग शेयर कर दीजिए। बस आप लोग से हमको कुछ नहीं चाहिए, वो आप लोग कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कंटेंट हम देने के लिए तैयार हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण का विभाजन किया जाता है। किसमें? शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण का विभाजन किया जाता है। अगला है कि किसके द्वारा अनुवांशिकी विज्ञान को अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया है? तो यह डब्ल्यू बेटसन के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं? तो यह बोला गया था आपको, ये बोला गया था स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया था? स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा जो है, यानी कि स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जो बोला गया था। सॉरी, इसमें हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। डी में कह रहा है कि स्लाइडेन और स्वान के द्वारा बोला गया था कि जीव कोशिका से बने होते हैं, यानी कि अवधारणा दी थी कि किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव जो हैं कोशिका से बने होते हैं। किसके द्वारा कहा गया? तो स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा ये कथन कहा गया था। नेक्स्ट है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो आप हैदराबाद टिक कीजिएगा। कहाँ कीजिएगा? हैदराबाद। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होता है, तो ये आपको होता है अमीनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई आपका है अमीनो अम्ल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु होता है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो ये आपको होता है जल। जल जो है अधिक मात्रा में होता है। पौधे में पाया जाने वाला नीला बैगनी या लाल फ्लोवेनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण जो है लाल और नीला या लाल होता है वर्णक। अगला है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो इसमें होता है 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है आपको क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसमें सुमेलित कह रहा है, तो इसमें याद रखिएगा कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस और डीएनए गुणसूत्र। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है आपको क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिए हैदराबाद में है। सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट कहाँ है? तो हैदराबाद में आपका स्थित है। इसमें देखिए आपको स्टैटिक जीके भी याद हो जाता है, जिससे स्टैटिक जीके में आता है सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट कहाँ है? तो आपको हैदराबाद में है। इसमें कुछ स्टैटिक जीके भी आपका दिया हुआ है, साइंस का है लेकिन वो स्टैटिक जीके कहलाएगा। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था?
तो डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादक जो है आपको कर्नबर्ग के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। तो विषाणु पर जो है कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, बल्कि जीवाणु, शैवाल और कवक पे आप लागू कर सकते हैं, लेकिन विषाणु पर आप लागू नहीं कर सकते हैं। अगला है कि अमीनो अम्ल मिलते हैं। तो अमीनो अम्ल जो आपको प्रोटीन में मिलते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान जो है विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो आपको होते हैं मेटाफेज के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोशिका अंग जो है पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या कह रहा है कि कौन सा कोशिका जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में, क्या कह रहा है फिर सुनिए, पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, यह आपको सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शरीर के ऊतक की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपको हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। तो यह आपको सेलुलोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेलुलोज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें, क्या कर रहा है, क्योंकि उसमें जो है आपका कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होती है, तारक के केंद्र होता है और हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए इसमें क्या है, देखिए एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन। तो सोच लीजिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका से, तो क्या दरोगा में नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है। तो इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। किस प्रक्रिया द्वारा करा कि टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है? क्वेश्चन करा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। तो यह कयांतरण प्रक्रिया के द्वारा। देखिए जनवरी में पूछा है, वो भी जेई में पूछा है। सोच लीजिए जेई का कितना टॉप एग्जाम होता है, एसएससी जेई 2018 में पूछा है कि किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। तो यह होता है कयांतरण के द्वारा। नेक्स्ट है कि यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव के प्रासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको संप्रासारी कहा जाता है। यदि बाहरी घोल जो है कोशिका द्रव के प्रसारण दाब को संतुलित करता है तो उसे जो है संप्रासारी कहलाता है। नेक्स्ट है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत से विघटन में करना सामान्य रूप से क्या कहलाता है? तो ये आपको श्वसन कहलाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग जो है कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में कराना, तो उसको हम लोग सामान्य रूप से श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? तो उसमें होता है डीएनए और प्रोटीन जो होता है एक गुणसूत्र में आपका उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि कोशिकीय संरचना, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार के ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं, तो उन्हें मोटे तौर पर खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खाली स्थान को भरना है तो उसमें आप याद रखिएगा कि ग्रंथिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रंथिल ऊतक कहलाते हैं। कोशिकीय जीव खाली स्थान द्वारा वृद्धि करते हैं, तो ऊर्जा के द्वारा जो है कोशिकीय जीव जो है वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है विभाजनांतरण अवस्था में हिस्सा नहीं है? तो ये आपको कह रहा है कि हिस्सा नहीं है। तो किसका नहीं है? तो समसूत्रण का हिस्सा आपका इसमें नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑफ एप्पल। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे जीव का भौतिक आधार माना जाता है? तो ये आपको पढ़ाया जाता है जीव द्रव यानी मोटोप्लाज्म को कहते हैं। किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है तो जीव द्रव को। अगला है कि आधारभूत संरचना या आकार में समान विभिन्न कार्यों करने के लिए रूपांतरित अंग कौन सा होता है? तो यह होता है समजात अंग। क्वेश्चन कर रहा है कि आधारभूत संरचना या आकार में समान भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित जो अंग होता है उसको हम लोग समजात अंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका
अंग कक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो ये आपको लैन काय को कहा जाता है आत्मघाती थैली। अगला है कि समसूत्री विभाजन का पहला चरण कौन सा है, तो ये आपको कहते हैं पूरी अवस्था, यानी कि प्रोफेज भी कहते हैं। सूत्री विभाजन का पहला चरण जो होता है आपको प्रोफेज या पूर्ण अवस्था कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा का केंद्र। अगला है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा, तो ये उत्सर्जन आपका जो है संपन्न नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य जो है उचित रूप से संपन्न नहीं होगा, तो ये आपको हो जाएगा उत्सर्जन। अगला है कि निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार रूप है एटीपी का, तो एटीपी का आपको विस्तार रूप हो जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का होता है, एटीपी का पूछ रहा है, यानी कि एटीपी का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंध्रों के संरक्षण कोशिका का कार्य क्या है, तो रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है, तो इसमें हो जाएगा रंध्रों को खोलना तथा बंद करना दोनों होगा। अगला इसमें कह रहा है कि कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक बेलनकार, इसमें भराएगा बेलनकार को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बेलनकार। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर होता है, तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जो है आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर होता है। अगला कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं ऊतक। क्या बुलाता है, ऊतक। अगर किसी छात्र को यह दिमाग में होगा कि सर आधे घंटे के वीडियो में आपको 4-5 क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो दिक्कत है बाबू। दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए बहुत मैंने समझिए कि एक दवाई की तरफ फायदा कर रहा है कि आपको 2 या 3 मिनट में आपको क्वेश्चन जो है 10 मिनट में 3-4 बार रिपीट हो जा रहा है, तो आपको दिमाग में बैठ जा रहा है। ये आप गलत मत सोचिएगा, समझें। तो हम जो कंटेंट दे रहे हैं आप पढ़िए, अगर इससे आपको नहीं लड़ेगा तो आप 17 तारीख को कमेंट करके बोलिए कि हाँ सर आपको कोशिका से क्वेश्चन नहीं लड़ा, ठीक है। अब खुद हम 17 तारीख के एग्जाम में बैठेंगे तो हमको भी तो मालूम चलेगा कि लड़ा है कि नहीं। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि लाइसोसोम को उनके खाली स्थान की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो फोगोसाइटिक गतिविधि के कारण जो है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली आप लोग पहले जानते हैं कि आत्मघाती थैली किसके कहते हैं, तो लाइसोसोम को। किस वजह से कहते हैं नहीं मालूम था, आज आपके लिए पहला क्वेश्चन मिला है कि किस वजह से आपको आत्मघाती थैली कहते हैं, तो ये आपको तो फोगोसाइटिक गतिविधि के कारण जो है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहलाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज किया था, तो ये आपको किया था एंटोनी लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। अगला है कि कोशिका में निम्न में से कौन सा पाचन थैली कहलाता है, तो कोशिका का पाचन थैली यानी कि डाइजेस्टिक बैग कहलाता है, तो ये आप याद रखें लाइसोसोम। क्या होगा, लाइसोसोम। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था, तो यह पुरकिंजे के द्वारा किया गया था प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है कि फंड की स्त्रीधानी कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है, तो यह आपको हो जाता है 1। फंड की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिका पाई जाती है, तो यह होगा आपका 1। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को कि न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जो है कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये आपको होता है सूत्र कणिका जो है आपको कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। सेलुलोज भित्ति किस सेलों में पाई जाती है, तो यह आपको पौधों में पाई जाता है सेलुलोज भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो यह आपको फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है।
क्या यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइनेक को कहा जाता है। अगला इसमें है कि पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो आपको क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली के लिपिड में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि हो जाएगा उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कोशिका को एटम बम कहते हैं? तो लाइसोसोम को हम लोग एटम बम कहते हैं। यहाँ सब देखिए है, लो क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी है, मीडियम क्वेश्चन है, तो इसमें कोशिका का हर क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है आपको कार्ल बेंडा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचना के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है अंतर्वीय जलिका और कोशिका कला पाया जाता है। 34 नंबर हो गया यहाँ पे, 35 हो गया ना, 33 हो गया था, 34 नंबर देखिए। 34 में कह रहा है कि कौन सा कोशिका जो है कोशिकांग केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है? तो प्लास्टिक जो है आपको केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक दो को हम इसमें देख रहे हैं कि क्वेश्चन वही है लेकिन उसका आंसर जो है अलग है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि आंसर जो आपको दिया है ऑप्शन के हिसाब से भी मारना है कि कोशिका का केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है, तो यहाँ दिया है प्लास्टिक। अगला है कि निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव उदाहरण है? तो यूगलिना, अमीबा और पैरामीशियम जो है आपका एक कोशिकीय जीव होता है। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि सभी जो है आपका एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है यूगलिना, अमीबा और पैरामीशियम। इस क्वेश्चन तो आपको 10 स्टार लगाइए जी, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देगा। एक कोशिकीय जीव है, सिर्फ देगा यूगलिना, अमीबा या पैरामीशियम, या तीनों में से एक दे देगा या तीनों ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ याद रखिएगा कि आपको एक कोशिकीय जीव होता है यूगलिना, अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया 36 में कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना गया? तो ये सूत्र कणिका को माना गया है या माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि कौन से जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? तो ये हो जाएगा आपको अनुवांशिक या पैतृकता जो है आपको विरासत, यानी कि क्या बोला जाता है उसको, डीएनए से पहचान होता है कि किस लड़का का बेटा है या इस टाइप का जो होता है ना, वही है। अतिवर्धन का अर्थ क्या होता है? तो अतिवर्धन का होता है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, उसी को हम लोग अतिवर्धन कहते हैं कि कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। नेक्स्ट है कि कोशिकाएं जो द्वार कोशिका से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट होता है, यानी कि सहायक कोशिका होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जल के अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से कह रहा है क्वेश्चन कि जल की अणुओं के प्लाज्मा झिल्ली से प्रासरण कहलाती है। जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से जो है वह क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली पदार्थ से घिरा होता है, वह कहलाता है? तो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कह रहा है कि पादप कोशिका का केंद्रक जो है एक जेली पदार्थ से घिरा होता है, तो वह जेली को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है आप लोगों को, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे जो हैं जंतु कोशिका के बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो यह स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा जो यह कहा गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मानव त्वचा का रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो ये होता है आपको मेलेनिन जो हम लग रहा है कि अड्डा जीएस वाला एक सेट कराए थे, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि त्वचा का रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व होता है, तो मेलेनिन। अगला इसमें है कि डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ये भी अड्डा जीएस में क्वेश्चन हम कराए हैं, डीएनए का पूर्ण रूप तो डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए का फुल फॉर्म। अगला है कि कौन सा स्तनपायी विशालतम होता है? तो आप याद रखेगा व्हेल,
ठीक है। व्हेल जो है सबसे क्या बोलते हैं, स्तनपायी विशाल यानी कि सबसे बड़ा है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, तो ये आपको कोशिका विभाजन के द्वारा जो है एक कोशिकीय जीव जो है प्रजनन करता है। युगलिना भी बताया है कि युगलिना एक कोशिकीय होता है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है, तो आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है कि अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु सामान्य कार्य करते हैं समरूप अंग कहलाते हैं। अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं आपका समरूप अंग कहलाता है। अगला है कि कौन सा जो है लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं होता है, तो कोशिका भित्ति जो है आपको प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, तो यह आपको तंत्रिका कोशिका जो है आपको मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था, तो यह आपको कार्ल बेंडा के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बनाया गया था। वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा, पुरकिंजे होता है, समझ गए हैं, निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था, तो ये जीव द्रव्य का सॉरी माफ कीजिएगा, पुरकिंजे शब्द जो है ये जीव द्रव्य के द्वारा किया गया था, जीव द्रव्य शब्द पुरकिंजे के द्वारा। अगला यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका को आत्मघाती थैले के नाम से जाना जाता है, तो आत्मघाती थैले के नाम से आपको लाइसोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि बहुगुणित किसमें परिवर्तन होने पर होती है, बहुगुणिता जो है यह किसमें परिवर्तन होने पर होती है, तो क्रोमोसोमों की संख्या में। अगला है कि निम्नलिखित में से कोशिका जो शक्ति गृह कहा जाता है, तो उसको आप कह सकते हैं सूत्रकणिका। किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, तो सूत्रकणिका को आपको शक्ति गृह कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पे दिया है, आपको मैच करना है। मैच में देखिए तो अमीबा जो होता है विखंडन किसी भी तल पर हो सकता है, अमीबा का विखंडन जो आपको किसी भी तल में हो सकता है। और प्रकार लेशमानिया आपका विखंडन जो है निर्धारित तल पर होता है, लेशमानिया का विखंडन जो है निर्धारित तल पर होता है। और प्लाज्मोडियम आपको हो जाएगा बहुविखंडन द्वारा अनेक संतति कोशिकाओं में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 57 क्वेश्चन का रहा है कि आरएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है, तो आरएनए का याद रखिएगा कि असंक्षिप्त रूप हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप कोशिका का कौन सा भाग जो है चयनात्मक या पारगमय होता है, तो यह कोशिका झिल्ली होता है। नेक्स्ट है कोशिका का जल विभव विलय एवं दाब विभव दोनों ही प्रभावित होता है, इन दोनों के बीच संबंध किस प्रकार से होता है, तो जन विभव, विलय विभव और दाब विभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 60 नंबर कि जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उनको जो है कह रहा है कि जो जीव प्रकाश का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं उन्हें हम लोग स्वपोषी के रूप में जानते हैं। जो जीव जो होते हैं प्रकाश का उपयोग करके भोजन करते हैं, यदि भोजन तैयार करते हैं, उनको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा जो होता है वो प्रकाश का उपयोग करके ही भोजन बनाता है, तो हम लोग पेड़ पौधा को क्या कहेंगे, स्वपोषी कह सकते हैं। अगला है कि यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण होता है, तो यह आपको न्यूक्लियस में होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण आपको न्यूक्लियस में होता है। 62 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीज एक जीन का गठन करती है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होता है आपका एक जीन का गठन करती है। नेक्स्ट है कि यदि कोशिका के आपस का माध्यम एक अल्पराशरण दाबी विलयन हो तो कोशिका संभवतः जो हो जाएगी आपको फूलेगी। एक कोशिका के आसपास मध्य एक अल्प प्रासरण दाबी विलयन है तो कोशिका जो है संभवतः फूलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फंजाई जगत में बहुत से जीवों की कोशिका भित्ति जो होता है वह काइटिन कहलाने के लिए एक कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है।
फंजाई जगत के बहुत से जीवों की कोशिका जो है भित्तियां काइटिन कहलाने वाली एक कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रदीप्त होने पर निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि प्लाज्मोडियम जाति के परिजीवी के खाली स्थान कारण होते हैं। तो मलेरिया के कारण होते हैं। प्लाज्मोडियम जाति के परिजीवी जो होते हैं मलेरिया के कारण होते हैं। अगला है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ये आप स्लाइडेन एंड स्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकता है, उसे हम लोग विसरण कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने, इधर भी कहा है, आगे देखिए दिया है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज उन्हें किस देखकर की थी? रॉबर्ट हुक जो है वह देखा था पतली कॉर्क के टुकड़े में। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज उन्हें जो है पतली कॉर्क के टुकड़े में देखकर किया था। कोशिका की, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज। अगला यहाँ पे देखिए एयरफोर्स और सीडीएस में क्वेश्चन में पूछा गया है कोशिका का। देखिए कोशिका का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। निम्नलिखित में कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारगमय होता है? तो कोशिका झिल्ली जो होता है आपको अर्धपारगमय झिल्ली होता है, कोशिका होता है। अगला है कि कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किसमें बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जो है जीवद्रव्य कहलाता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो ये आपको बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से जो है यह बना होता है। अगला है कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो एक कथन सही नहीं है? तो कथन सही आपका पूछ रहा है किसमें नहीं है? तो इसमें याद रखिएगा कि सभी देह ऊतक एक ही प्रकार के कोशिका में विद्यमान होता है। ये गलत है। सभी देह जो है ऊतक एक ही प्रकार की कोशिका में विद्यमान नहीं होते, बल्कि अलग अलग कोशिका में वह विद्यमान होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका में याद रखिएगा कि नाभिक नहीं होता है। अगला देखिए यहाँ पे पूछा है, देखिए यूपीएससी और स्टेट यानी कि पीसीएस के परीक्षा में देखिए कोशिका का शब्द कोशिका से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सोच लीजिए कि ये सेट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन या वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझिए कि 17 तारीख के लिए आप विश्वासघात कर रहे हैं। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो छिपकली में याद रखिएगा कि लिंग गुणसूत्र आपका नहीं होता है। अगला है कि स्तंभ कोशिका, अगला कह रहा है कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में कथनों पर कह रहा है विचार करने के लिए। तो कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें सभी कथन जो है आपका सही है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सही कथन आपका सभी है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली आप याद रखिएगा कि आपको लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कौन सा कथन आपका सही है? सही कथन को चुनना है। तो सही कथन आपका देखिए यहाँ पे दिया है कि विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। विषाणु जो होते हैं सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। यही पूछ रहा है कि कौन सा सही है? तो आपका सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो आपको तीली में जो है लसिका कोशिकांग बनती है। अगला है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें आपको होते हैं 46। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला है, इसमें छोटा सा कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे कि निम्नलिखित कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में आपका असत्य है। तो यह केवल भ्रूण में पाई जाती है। यह गलत है। कोशिका केवल भ्रूण में नहीं पाया जाता है। अगला इसमें क्वेश्चन में कह रहा है आपका, देखिए कि मानव शरीर कोशिका में पाए जाते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। जोड़ी दिया है, अगर ऐसे देता तो 46 देता। अगला इसमें देखिए आईएएस परीक्षा 2001 में पूछा है कोशिका से, तो हो सकता है आपको दरोगा में पूछ दे।
प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्रामेड सेल डेथ कोशिकीय आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो ये आपको एप्टोप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्टोप्सिस कहा जाता है। जीवों में अधिक विविधता का कारण क्या है? तो ये आपको हो जाएगा उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या हो जाएगा आपका? उत्परिवर्तन। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक भूमिका याद रखिएगा कि ये हो जाएगा अंतद्रव्य जलिका राइबोसोम का होता है अधिक भूमिका जो है अधिक होती है। किसका? अंतर्द्रव्य जलिका और राइबोसोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये जितना भी हम सेट में आपको क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, कोशिका के संबंध में, ये आप सारा क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लीजिएगा 1-2 बार वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का एक चैप्टर और जो है एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। जितना आपको बुक से पढ़ना था आप पढ़ लिए, अब आपको अपने आप को निखारना है। इसी निखारना है, इसके लिए हम लेके आए हैं आपको कोशिका का एक चैप्टर, जो सारा कोशिका का क्वेश्चन हम समाप्त कर दिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।